नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद। मैं अजय आपका स्वागत करता हूं जी हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और उस राजस्थान के भूगोल में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम था राजस्थान की झील। और आज हमारे झील की जो अंतिम क्लास है, 5वीं झील टॉपिक आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें राजस्थान की झीलों की तो मैंने मीठे पानी की झीलें पिछली क्लास में पूरी कंप्लीट जो वो पढ़ा दी आपको। कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं, उनकी जितनी भी बातें होती थी, जितनी भी जो एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण बात थी वो हमने सारी कर ली। अब जो हम झील पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। कौन से पानी की झीलें? खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें। और देखो भाई, खारे पानी की झीलों की अगर हम बात करें तो जब हमारी पहली क्लास हुई थी तो उसमें बताया था मैंने, खारे पानी की झीलें जो अवशेष हैं वो किसका? तो खारे पानी की जो झीलें अवशेष माना जाता है वो टेथिस सागर। अब बोलो, खारे पानी की जो झीलें अवशेष हैं वो किसका अवशेष है? टेथिस सागर। और खारे पानी की झीलें आपको देखने को मिलेंगी ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान के अंदर। और सर्वाधिक खारे पानी की झील क्षेत्र पूछे तो पश्चिमी राजस्थान। यदि वह प्रश्न में जिला दे तो आप करोगे नागौर। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पाई जाती हैं? नागौर। अब दूसरी बड़ी बात यह रहती है कि कौन कौन सी है वो खारे पानी की झीलें, उनका नाम वो आपको याद होना चाहिए। अब जैसे कोई झील पूछे तो आपको वो पता होना चाहिए खारे पानी की या मीठे पानी की, क्योंकि एग्जाम में कुछ प्रश्न जो है वो हमें ऊपर ऊपर से देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न तो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। मीठे पानी की हमने पढ़ी थी ट्रिक, राज बाको सी पिन फा फाऊ काग। अब हम पढ़ेंगे खारे पानी। खारे पानी में याद रखोगे आप बाप रे। बोलो सारे साथ में मेरे, बाप रे साड़ी का पल्लू। साड़ी का पल्लू। साड़ी का पल्लू। बाप रे साड़ी का पल्लू। कुत्ता फाड़े रे। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। अब बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। बाप रे साड़ी का पल्लू कौन फाड़े? कुत्ता। अब देखो, बाप से जो झील हो गई वो कौन सी झील है? वो हो गई भाप। रे से जो झील बनेगी उस झील का नाम हो गया रेवासा। कौन सी झील होगी? रेवासा। सा से जो हम झील पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा? सांबर झील। सा से सांबर। और डी से आप याद रखोगे डीडवाना झील। अरे डी से बोलो कौन सी झील? डीडवाना। का से याद करोगे झील का नाम काबोद। का से काबोद। काबोद एक खारे पानी की झील है। और पै से याद करोगे पंचपदरा। क्या याद करोगे? पंचपदरा। और लू से, अरे बोलो साथ में मेरे, लू से लून करण और सर। लून करण सर। लून करण सर झील जो है वो खारे पानी की है। कू से आप जो है याद करना कूचामन। अरे कू से क्या याद करोगे? कूचामन। और ता से जो याद करोगे आप वह ताल छापर। ता से ताल छापर। फा से फै से याद करोगे आप फलोदी झील। अब फै से कौन सी झील याद करोगे? फलोदी। और डे से जो झील रहेगी हमारी वो डेगाना। कौन सी झील रहेगी? डेगाना। तो ये खारे पानी की झीलें हैं सारी जो आपको याद करनी है। एक बार मेरे साथ बोलो, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। बाप से बाप, रे से रेवासा, सांबर, डीडवाना, काबोद, पंचपदरा, लून करंसर, कुचामन, ताल छापर, फलोदी और डेगाना। क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं भाप। अरे भाप जो झील है वो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, भाप झील कहां है? फलोदी। भाप झील जो है वो कहां है? फलोदी में। बस इतनी बात। 2 नंबर पे जो झील है उसका नाम है रेवासा। इसको सिर्फ आप इतना याद करके चलो, रेवासा जो झील है वो कहां है? तो वो आप याद करोगे सीकर। रेवासा झील कहां है? 3 नंबर पे जो हम झील पढ़ेंगे उस झील का जो नाम है वो क्या है? सांबर।
हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो झील है, उस झील का नाम क्या है? सांबर झील। तो अब हम पढ़ेंगे किस झील को? सांबर को। देखो, सांबर झील की यदि हम बात करें तो इस प्रकार का एक रेलवे स्टेशन आपने देखा होगा, जयपुर गए हो, और उस रेलवे स्टेशन का नाम है फुलेरा जंक्शन। कौन सा जंक्शन? फुलेरा, फुलेरा जंक्शन। फुलेरा जो जंक्शन है उसके पास ये जो झील है वो बनी हुई मिल जाएगी आपको। इस प्रकार से ये जो झील है वो बनी हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें इस झील की तो ये झील है सांबर। सांबर झील का जो क्षेत्रफल है वो बताया जाता है कि लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैली झील है। इसका मतलब राजस्थान की ऐसी कोई झील नहीं है जो इतने वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील यही हुई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप बताओगे सांबर। देखो, सांबर झील की एक तो आप याद रखोगे लंबाई और एक याद करोगे चौड़ाई। सांबर झील की जो लंबाई है वो 3 से 15 किलोमीटर है। सांबर झील की जो लंबाई है वो आपको कितनी देखने को मिल सकती है? हाँ जी, लंबाई जो है वो 3 से 15 किलोमीटर के आसपास जो देखने को मिल सकती है। जबकि चौड़ाई की बात करें तो 32 किलोमीटर से 35.5 किलोमीटर तक आपको देखने को मिल जाती है। 15 की जगह थोड़ा 12 लिख लो, यहाँ बेहतर रहेगा। 3 से 12 किलोमीटर तक, और यहाँ 32 से 35.5 किलोमीटर तक जो वो चौड़ाई आपको इसकी देखने को मिल जाएगी। इतनी बड़ी झील है सर ये, इसका मतलब ये है कि एक जिले में तो नहीं है, नहीं, लेकिन पत्रों में ये लिखा मिलता है कि इसका मुख्यतः जो विस्तार है वो जयपुर ग्रामीण के अंदर है। लेकिन जयपुर ग्रामीण के अलावा और कौन से जिले में इसका विस्तार है, तो आप याद रखोगे डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। और उसके अलावा अगर विस्तार पूछे तो अजमेर। तो इसका जो विस्तार है वो 3 जिलों में। अरे भाई, इसका जो विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर है? 3 जिलों में। अरे 3 जिलों में विस्तार है, 4 नदियों का जल आता है। विस्तार कितने जिलों में? 3 में। और इसमें कितनी नदियों का जल आता है? 4 नदियों का। 4 नदियों का जो जल है वो आता है। अगर चारों नदियों की बात करें तो याद रखोगे आप खारी नदी। कौन सी नदी? खारी। 2 नंबर पे जो नदी याद करोगे वो याद करोगे खंडेला। खारी, खंडेला, रूपनगढ़। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। ये एग्जाम में प्रश्न आया भी हुआ है कि सांबर झील में कितनी नदियों का जल आता है? 4। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। मेरे साथ बोलो, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। और सबसे ज्यादा जो लवणीयता की मात्रा लेकर आती है, लवणीयता की जो मात्रा लेके आती है वो कौन सी नदी लेकर आती है इसमें सबसे ज्यादा? तो वो आप कहोगे मेंथा। अच्छा, कितनी नदियों का जल भाई? 4। अरे कितनी नदियों का? 4। नंबर 1 पे जो नदी है उसका नाम है खारी। 1 नंबर पे नदी खारी। 2 नंबर पे खंडेला। खारी, खंडेला, खारी, खंडेला। और उसके बाद 3 नंबर पे याद करोगे रूपनगढ़। खारी, खंडेला, रूपनगढ़। और 4 नंबर पे जो नदी याद करोगे उस नदी का नाम क्या है? मेंथा। अरे मेंथा नदी। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। 4 नदियों का जो पानी है वो इसके अंदर आता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर मेरे भाई? अच्छा, सांबर 3 जिलों में है, फुलेरा जंक्शन के पास बनी है, 500 वर्ग किलोमीटर एरिया है, लंबाई 3 से 12 किलोमीटर, चौड़ाई 32 से 35.5 किलोमीटर। 4 नदियों का जलाता है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा। लेकिन हम बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर जब घूमने गए तो वहां एक शिलालेख लगा मिला। क्या लिखा हुआ मिला हमें? एक शिलालेख। और वो जो शिलालेख था उस शिलालेख का नाम भी पता क्या था? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख जो है वो किस जिले के अंदर है? वो है भीलवाड़ा में। अब यहां इसके अंदर जानकारी क्या मिलती है? बिजोलिया शिलालेख की बात मैं इसलिए बता रहा हूं, इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख जो भीलवाड़ा में लगा हुआ है उसके ऊपर यह लिखा हुआ है कि इस सांबर झील का जो निर्माण करवाया है, सांबर झील का जो निर्माण करवाया है,
सांबर झील का निर्माण वो चौहान वंश का जो संस्थापक हुआ, जिनका नाम है वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहान द्वारा जो है वो सांबर झील का क्या करवाया गया, निर्माण। जबकि जो भूगोलवेत्ता है वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई राजा क्यों खारे पानी की झील बनवाएगा, यह तो एक प्राकृतिक झील है। जो भी कारण रहे होंगे वो हमने दोनों के दोनों जो है वो देख लिए। क्लियर। अब देखिए, जैसे ये सांबर झील बनी हुई है, अब इसके किनारे जो है हमें क्या क्या बातें हैं वो याद रखनी है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हम ये लेकर चलते हैं कि इंडस्ट्रियल मामले में इसके किनारे क्या क्या देखने को हमें मिलेगा। तो देखो, इसके किनारे ही जो है वो स्थापित किया गया सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड, नमक बनाने का कारखाना है सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड की जो स्थापना है वो होती है 1964 में। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब होती है, 1964 में। इस लिमिटेड की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी है और इसके साथ साथ राज्य सरकार की भी भागीदारी है। आप लगभग ये देखोगे कि केंद्र और राज्य सरकार की जो भागीदारी मिलेगी उसमें लगभग जो आंकड़ा रहेगा वो यही रहेगा, 60 और 40 का, 60 और 40 का। इस झील के किनारे जो नमक तैयार किया जाता है, जो नमक तैयार किया जाता है वो दो विधि से, नमक तैयार जो विधि है इनकी वो कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की, जिसमें एक विधि का नाम है रेस्ता विधि। अरे एक विधि का नाम क्या मेरे भाई, रेस्ता, और दूसरी विधि का नाम क्या है, क्यारी विधि। दूसरी विधि का नाम क्या है, क्यारी। क्यारी का मतलब तो ये है, इस प्रकार से क्यारियां बनाई जाती है और उसके अंदर पानी भर दिया जाता है और पानी जो सूख जाता है तो उसमें परतें जमा हो जाती है, जिसको उस परतों को अलग कर करके क्या बना देते हैं, नमक जो है वो बना देते हैं। ठीक है। लेकिन रेस्ता विधि जो है इसमें इस प्रकार की मशीनें लगाई गई है जिसमें वायु के द्वारा जो है वो लवणीयता जो है वो साइड में की जाएगी, वायु के द्वारा उसको पानी को सुखाकर उसकी लवणीयता जो पापड़ी सी देखा नहीं आपा तो वो बनाई जाएगी, है ना। तो याद रखना, रेस्ता विधि की अगर बात करें तो वायु प्रवाह की दर से, वायु प्रवाह की दर से। अब आपको मैं और आसान भाषा में समझाऊं तो याद रखो, जी हाँ, दूध आप गर्म करा तो दूध को जितना हवा में रखोगे मलाई उतनी जो है वो बड़ी आएगी, तो बस वही बात है। ठीक है, पंखे नीचे रख दो या कूलर के आगे रख दोगे तो मलाई बढ़िया, तो वही बात है। तो वायु की प्रवाह से जो है वो लवणीयता को इकट्ठा करते हैं जिसके दौरान जो है वो नमक तैयार किया जाता है। ठीक है। एक तो सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई है और इसके पास ही जो है वो नमक म्यूजियम, नमक संग्रहालय, या इसे बोलते हैं सांबर को नमक का अजायब घर, म्यूजियम के दो या अजायब घर, वो इसी झील के पास अजायब घर जो है वो इसी झील के पास जो है वो बना हुआ है। एक ये बात याद रखनी है। इसी झील के किनारे अगर हम बात करें तो एक मंदिर बना हुआ है और वो मंदिर है देवयानी तीर्थ। देवयानी तीर्थ का जो मंदिर है वो कहाँ है, सांबर के पास। इसी के पास एक मस्जिद बनी हुई है, इसी के पास एक मस्जिद बनी है और उस मस्जिद का जो नाम है वह नाम है नालीसर मस्जिद। बताइए, अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए नालीसर मस्जिद जो है वो किसके किनारे है, सांबर झील के किनारे। अरे भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही, सांबर झील बिल्कुल सिंपल है। सांबर झील के किनारे 3 तो ये स्थान रखो, देवयानी तीर्थ, नालीसर मस्जिद और म्यूजियम नमक का। सांबर साल्ट लिमिटेड जो है वो जितना भी नमक उत्पादन करता है उसमें 60% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की और 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार की। नमक तैयार यहाँ 2 विधि से होता है, रेस्ता और क्यारी। अब देखो सांबर में अगर हम बात करें आगे और जैसे ये सांबर झील हो गई। अब सांबर झील जो है वो देश का यानी पूरे भारत का, देश का, जब एग्जाम में प्रश्न आया था तो उन्होंने आंकड़ा दिया था 8.7, लेकिन अभी ये आंकड़ा जो है वो हो गया 8.9। ठीक है, याद रखना, देश का 8.9% नमक उत्पादन करके देती है। देश का 8.9% नमक का उत्पादन कहां पर होता है, सांबर होता है। ये तो हो गया देश का। अगर नमक उत्पादन राजस्थान में पूछेगी यहां कितने % होता है, तो राजस्थान में 80 से
87% जो नमक है उसका उत्पादन होता है राजस्थान में, होता है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में अपने मान के चलते हैं कि 100% नमक तैयार हो रहा है, उस 100% में से 80% नमक जो वो सांबर में तैयार हो जाता है। ठीक है, अब भारत में हम मानते हैं कि 100% नमक तैयार हो रहा है, उस 100 में से 8.7% नमक जो वो कहां से तैयार हो रहा है, सांबर से। ऐसे याद रखना है, क्लियर। उसके बाद एक प्रश्न याद रखना आप, नोट, नमक उत्पादन में भारत के अंदर पहला जो राज्य है वो कौन सा है? अगर आपसे सीधा प्रश्न है नमक उत्पादन में प्रथम राज्य है, तो आप लिखोगे गुजरात। नमक उत्पादन के अंदर जो पहला राज्य है वो कौन सा है? गुजरात। लेकिन अगर जब ये प्रश्न थोड़ा चेंज हो जाए और प्रश्न में यहां बस एक नाम ऐड कर दे, झीलों से नमक उत्पादन में प्रथम राज्य, नमक उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य, तब आप नाम लोगे राजस्थान का। झीलों से सर्वाधिक जो नमक तैयार किया जाता है वो कहां किया जाता है? राजस्थान में। झीलों से सर्वाधिक जो नमक तैयार किया जाता है वो कहां किया जाता है? राजस्थान में। अब देखो ये सांबर झील जो बनी हुई है, इस सांबर के पास और हम देखते हैं क्या क्या घटनाएं जो है वो घटित होती है। सुनो ध्यान से, आपको शायद पता हो तो अकबर का विवाह जो है वो यहीं हुआ था। याद रखना, हरखाबाई व अकबर की जो विवाह स्थली रही है वही सांबर झील रही है। अकबर की विवाह स्थली, ये बात याद कर लेना। दूसरी, दादू दयाल ने जो अपने उपदेश दिए वो भी सांबर में, दादू दयाल ने अपना पहला उपदेश सांबर में दिया था। दादू दयाल जी ने अपना पहला उपदेश जो दिया वो कहां दिया? सांबर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ दादू दयाल के उपदेश की भाषा कौन सी है, किस भाषा में दिया, तो आप बताओ क्या लिखोगे? तो याद रखना सिंदूकड़ी हिंदी मिश्रित भाषा है जिसका नाम है सिंदूकड़ी भाषा। लेकिन जो दादू दयाल ने रचनाएं की थी, वो ढूंढाड़ी भाषा में की थी, ये बात याद रखना। रचनाएं जो की वो किस भाषा में? ढूंढाड़ी में। जबकि उपदेश जो दिए थे वो संदूकड़ी भाषा में, हिंदी मिश्रित संदूकड़ी भाषा के अंदर जो वो क्या दिए थे? दादू दयाल जी ने उपदेश दिए थे। हाँ भाई, इतनी बात आपको बताओ, समझ में आई अच्छी तरह से? क्लियर, वेरी गुड। अब देखो इसकी बात, सांबर झील की हम आगे बात करें तो ये जो सांबर झील है, इस सांबर झील को वेटलैंड स्थल भी घोषित किया गया है 1990 के अंदर। 1990 में रामसर साइट स्थल घोषित किया गया है। राजस्थान की अगर हम बात करें, भारत में तो 82 हो गए वर्तमान में, 2 बिहार के अंदर है, नागी ऐसा करके नाम है कोई, तो टोटल कितने हैं भारत में? 82। ठीक है, अच्छा अपने को याद रखने राजस्थान में 2 हैं, जिसमें पहला केवला देव और दूसरा है सांबर। दूसरा कौन सा है? सांबर। पहला कौन सा है? पहला केवला देव और दूसरा कौन सा है? सांबर। याद कर लो, पहला केवला देव और दूसरा सांबर। पहला केवला देव, दूसरा सांबर। केवला देव को दर्जा जो दिया गया था वो 1981 में, और सांबर को जो दर्जा मिला 1990 में। तो सबसे पहले दर्जा किसे मिला? केवला देव, जो कहां पर है? भरतपुर के अंदर। केवला देव कहां है मेरे भाई? याद रखना, भरतपुर के अंदर। तो रामसर साइट स्थल जो राजस्थान के अंदर है वो टोटल कितने हैं? 2। नंबर 1 पे केवला देव है और नंबर 2 पे सांबर। अच्छा, वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि दिवस कब आता है? 2 फरवरी को, यह बात भी याद रखनी है आपको। अच्छा, अब याद रखना, इसी के किनारे एक मूवी है पीके मूवी की शूटिंग जो है वो भी इसी के किनारे हुई थी।
ये बात आपको याद रखनी है। पीके मूवी की जो शूटिंग है वो किस झील के किनारे हुई थी, तो आप बताओगे इसी किनारे। एक यहाँ बीमारी हुई थी 2019 में पक्षियों के, एवियन बोटुलिज्म। बीमारी का नाम क्या था? 2019 में पक्षी त्रासदी हुई थी, यानी यहाँ काफी पक्षी जो मारे गए थे, उसके पीछे एक बीमारी थी, वो उसका कारण माना जाता है। बीमारी का नाम है एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म। इस एवियन बोटुलिज्म बीमारी से जो है यहाँ काफी पक्षी मारे गए थे, तो ये बात याद रखना। पक्षी त्रासदी किस जिले किनारे हुई है? सांबर। कब? 2019 में। और सांबर झील की और बात करें तो गुजरात का राज्य पक्षी, इसका नाम है राजहंस। राजहंस भी यहाँ घूमने के लिए आता है। और उसके साथ साथ कुरजाहे मारो भवन मिला दे, कुरजा, कुरंजा जो पक्षी है वो भी यहाँ जो है वो घूमने के लिए आता है। कुरंजा पक्षी भी है और कुरंजा राजस्थान में एक लोकगीत भी है, मैंने गाया था ना अभी, कुरजाए मारा भवर मिला, तो कुरजा मारा भवर मिला दो, एक ये जो लोकगीत है वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, इतनी बात आप बताओ, समझ में आई? हाँ जी, बिल्कुल 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 ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो खारापन है उसकी मात्रा को कम करने के लिए, इस झील के खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए एक वनस्पति का यूज किया जाता है जिसका नाम है स्वेडा फ्रूटी। स्वेडा फ्रूटी भी कहते हैं, स्वेडा फ्रूटी भी बोलते हैं। स्वेडा फ्रूटी याद रख लेना तुम। स्वेडा फ्राटी। दो वनस्पति है वह बाल्टोरा, सॉरी साल्वेडोरा। स्वेडा फ्रूटी वह साल्वेडोरा, ये दोनों क्या है? ये है वनस्पति। इस वनस्पति का यूज किया जाता है इसलिए इसमें जो खारापन है उस खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए, खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए किस वनस्पति का यूज किया जाता है? तो याद रखना स्वेडा फ्राटी साल्वेडोरा। स्वेडा फ्रूटी साल्वेडोरा का जो वनस्पति है उसका यूज किया जाता है। हाँ जी मेरे भाई, आपको इतनी बात जो है वो समझ में आई है ना? अच्छा, अब इसके बाद याद करोगे आप कि सांबर जो है वो राजस्थान का सबसे निम्न बिंदु है। जो सांबर है, सांबर, सांबर से प्रश्न जो पूछे तो याद रखना ऐसे कि राजस्थान का निम्न बिंदु कौन सा है? राजस्थान का निम्न, राजस्थान का जो निम्न बिंदु है वो है सांबर, और राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो है माउंट आबू। राजस्थान का निम्न बिंदु पूछे कौन सा है तो आप करोगे उत्तर राइट, क्या? सांबर। बोले तो इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई सांबर झील को लेकर, है ना? आज इस झील टॉपिक को अपने जो है वो कवर कर देंगे, टेंशन मत लेना भाई। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण जो वासुदेव चौहान ने करवाया। सांबर झील 3 जिलों में जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, अजमेर, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा 4 नदियों का पानी आता है। फुलेरा जंक्शन के पास बनी हुई है। प्राकृतिक झील भी कहते हैं इसे। नमक संग्रहालय बना हुआ है। सांबर साल्ट लिमिटेड है। देवयानी तीर्थ है। नालीसर मस्जिद बनी है। नमक 2 विधि से तैयार होता है। देश का 8.9% नमक जो है वो यहाँ उत्पादन होता है, और राजस्थान का 80 से 87% जो नमक है वो यहाँ तैयार होता है। नमक उत्पादन में पहला राज्य है गुजरात, लेकिन झीलों के मामले में नमक उत्पादन में हमारा राजस्थान पहला राज्य है। हरकाबाई का विवाह हुआ। दादू दयाल ने अपना पहला उपदेश यहाँ दिया था। 1990 में रामसर साइट स्थल जो है वो इसको सांबर को घोषित किया गया, और सांबर झील के पास ही एक फिल्म की शूटिंग हुई है। आपने वो शुरू में वो सीन देखा है ना, वो जो रिमोटवा वो छीन कर भागता है, वो ट्रेन में चढ़ता ना, वो सीन सांबर का ही है। पीके मूवी की शूटिंग हुई है 2019 में। पक्षी त्रासदी याद रखना सांबर झील के पास हुई है। राजहंस पक्षी आता है घूमने के लिए, कुरंजा पक्षी आता है, स्वेडा फ्राटी साल्वेडोरा वनस्पति का यूज करके खारेपन की मात्रा को कम कर सकते हैं। सांबर राजस्थान का सबसे नीचा बिंदु है, और इसे वेटलैंड स्थल जो घोषित किया गया, अब वो कब किया गया याद रखना, 1990 में। क्लियर? हाँ, इसके बाद जो हम झील पढ़ेंगे उस झील का नाम है काबोद। कौन सी झील है? काबोद। देखो काबोद झील में इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सीधा याद रखना काबोद झील है कहाँ, तो काबोद झील है जैसलमेर में। दूसरी बात, काबोद झील में आयोडीन दृष्टि से, आयोडीन दृष्टि से
उपयुक्त नमक जो देखने को मिलता है वो इसी झील के पास। देखो एक तो नमक हम खाते हैं 10 रुपए वाली थैली भी, और एक नमक हम खाते हैं 30 रुपए वाली थैली भी, अंतर होता है उसमें। जो नमक महंगा होगा उसके दाने मोटे होंगे, जैसे चीनी वाली बात हो गई। नमक खरीदना आता ना, चीनी वगैरह तो खरीदनी आती है, तो याद रखना। आयोडीन दृष्टि से उपयुक्त नमक जो माना जाता है वो किस झील का? काबोद का। काबोद देखो हमने जो ट्रिक पढ़ी थी वो थी बाप रे सा डी, डीडवाना जो झील है अब हम वो पढ़ेंगे। बाप रे सा डी, डी का पल्लू, पल्लू का पल्लू, पल्लू, डीडवाना पढ़ लें पहला, एक बाद पंचपदरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अब आप शुरू करें डीडवाना, ठीक है। काबोद पहले उठा दी, चलो कोई बात नहीं, डीडवाना। डीडवाना जो झील है वो कहाँ है? डीडवाना कुचामन में। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल है या नहीं है भाई? हाँ गुरुजी बिल्कुल सिंपल है ये तो। देखो जैसे ये झील बनी हुई है डीडवाना कुचामन, ठीक है। अब बताया जाता है इस झील के अंदर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। 98% जो झील के अंदर पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट। और जिस झील में सोडियम सल्फेट पाया जाए वो नमक जो है, वह झील का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना जाता। खाने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, खाने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। किस झील का नमक? ये जो डीडवाना झील है इसका। तो सर फिर यहां क्या काम करते हैं? देखो यहां निजी संस्थाएं काम करती हैं, यहां निजी संस्था जो है वो काम करती है, और जो निजी संस्था द्वारा काम किया जाता है उन संस्थाओं को क्या कहते हैं? देवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि डीडवाना झील के किनारे जो निजी संस्थाएं बनाई गई है उन्हें क्या कहते हैं? देवल। और यहां पर दो जो है वो संयंत्र लगे हुए हैं नमक बनाने के, इसमें एक संयंत्र का नाम है सोडियम सल्फेट, एक संयंत्र का नाम है सोडियम सल्फेट संयंत्र, सोडियम सल्फेट संयंत्र, और दूसरे संयंत्र का नाम है सोडियम सल्फाइड संयंत्र। एक का नाम है सोडियम सल्फेट संयंत्र और दूसरे का नाम है सोडियम सल्फाइड संयंत्र। अब आप कह रहे हो सर इसका नमक जो है वो खाने की दृष्टि से अच्छा नहीं है, तो फिर इस नमक का जो यूज है वो कहाँ लेंगे? तो भाई इसका यूज ले लो आप चमड़ा उद्योग में ले लो, कागज उद्योग में ले लो, कांच उद्योग में ले लो। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो उस जगह पर इसका जो है वो यूज किया जाता है। अच्छा अब ये दो संयंत्र जो है इसमें एक का नाम है सोडियम सल्फेट, एक का नाम है सोडियम सल्फाइड। इसमें एक संयंत्र में काम होता है चमड़े का और एक संयंत्र में काम होता है कागज का। अब आप मुझे ये बताओ इसमें कौन सा संयंत्र है जहां कागज का काम होता है? देखो ऐसे याद रखना, सल्फेट में काम होता है किसका? यहां पर जो है वो है कागज उद्योग से संबंधित। किस उद्योग से संबंधित है ये? कागज उद्योग। याद रखना सल्फाइड, देखो नाम बड़ा किसका है? नाम है सल्फाइड का, सल्फेट छोटा नाम है, सल्फाइड बड़ा है, तो चमड़े को बड़ा कर सकते हैं। तो ये संबंधित है किस उद्योग से? चमड़े उद्योग से, चमड़ा उद्योग से। ये किससे संबंधित है? चमड़ा उद्योग। तो सोडियम सल्फेट संयंत्र कागज उद्योग के लिए और सोडियम सल्फाइड जो संयंत्र है वो किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए। हाँ जी बोलो, आपको इतनी बात जो है वो समझ में आई मेरी अच्छी तरह से? हाँ अच्छा, और इसी के किनारे जो है वो स्टेट केमिकल वर्क्स की जो है वो स्थापना की गई है। स्टेट केमिकल्स वर्क्स 1964, 1964 में जो है वो इसकी क्या की गई है? स्थापना। क्लियर? तो ये हो गई कौन सी झील हमारी? डीडवाना। डीडवाना सोडियम सल्फेट की मात्रा इसलिए खाने की दृष्टि से अच्छा नहीं है, बिल्कुल तीन बातें हैं। अच्छा नहीं है तो यहाँ निजी संस्थाएं काम करेंगी पैसा कमाने के लिए, जिन्हें देवल कहते हैं। सोडियम सल्फेट संयंत्र कागज उद्योग है और सोडियम सल्फाइड संयंत्र चमड़ा उद्योग में यूज होता है। स्टेट केमिकल वर्क्स जो है, स्टेट केमिकल जो वर्क्स है उसकी स्थापना 1964 में डीडवाना झील के किनारे हुई। अब हमारी जो इसके बाद झील है उसका नाम है पंचपदरा। कह दो उन पी लियो रे आज तो करो। हाँ
तो अब हम जो नेक्स्ट झील पढ़ेंगे उस झील का नाम है पंचपदरा झील। कौन सी झील है? पंचपदरा झील। अच्छा, पंचपदरा झील जो है वो राजस्थान के जिले बालोतरा में। कौन सा जिला? बालोतरा। देखो, पंचपदरा झील की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ऐसे बताया जाता है इस झील का जो निर्माण करवाया था, इसका जो निर्माण करवाया वो पंचा भील ने करवाया। किसने करवाया? पंचा भील था, यह बात भी याद रखनी है। पंचा भील ने इसका निर्माण करवाया। अब यहां पर ये इस प्रकार से झील बनी हुई है। इस झील के अंदर पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड इसका मतलब है NaCl। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। तो इसका जो नमक है वो खाने की दृष्टि से अच्छा है, खाने की दृष्टि से सही है। खाने की दृष्टि से किस झील का नमक जो है वो सही है? तो आप बताओगे पंचपदरा। और एक बात और याद रखना, इस झील के किनारे छोटे छोटे ऐसे कुएं बनाकर जो है वो नमक तैयार किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? कोसिया। तो अगर आपसे पूछे प्रश्न कोसिया क्या है, तो कोसिया छोटे छोटे कुएं बनाकर जो है वो नमक तैयार किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? कोसिया। अब यहां पर एक झाड़ी, क्या है? एक झाड़ी, और उस झाड़ी के तनों से नमक तैयार किया जाता है खारवाल जाति द्वारा। तो हम पढ़ेंगे खारवाल, खारवाल जाति द्वारा, जाति द्वारा। मोरली झाड़ी, झाड़ी का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। मोरली झाड़ी से क्या तैयार किया जाता है? नमक, नमक तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट झील थी थ्योरी वाली, जो हमने कंप्लीट जो है वो पढ़ा दी आपको। अब देखो, इसके बाद जो छोटी छोटी जिले हैं बस वो जिला में याद रखना कि कौन सी झील कौन से जिले में, इतनी बात। और इसके अलावा एक लाइन भी याद मत करना, मामला बैठ जाएगा सेट। अब कईयों को पहले वाली क्लास देखनी है तो इसके लिए मैं प्ले लिस्ट बनवा दूंगा आपको। ठीक है, जब आप GL चैनल खोलोगे तो उसके इधर प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में आपको अलग मिल जाएगा पोर्शन, उसमें हमारी जियोग्राफी की आपको कंटिन्यू क्लासें मिल जाएंगी। तो जैसे ये झील के 4 सारे पार्ट ना उस एक प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, जो साथी देखना चाहे तो। ठीक है, अब सुनो, अब आगे अगर हम बात करें, आपको जो झील याद रखनी है वो किस प्रकार से, कौन कौन सी। तो हमारी ट्रिक क्या थी? हमारी ट्रिक थी बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ये थी। देखो, बाप तो मैंने बता दी फलोदी में, रेवासा सीकर में, सांबर जयपुर में बताई दी, डीडवाना कुचामन में, और काबोद जो झील है वो जैसलमेर में। काबोद झील कहाँ है? जैसलमेर में हमने पढ़ ली। पंचपदरा बालोतरा में पढ़ ली। अब देखो, ये जो झील है इसका नाम है लूनकरणसर। लूनकरणसर, और लूनकरणसर आपको पता है सभी साथियों को कहाँ है? बीकानेर के अंदर। कू से कुचामन, कुचामन जो झील है, कुचामन जो है वो है डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन। ता से भाई याद रखोगे ताल छापर, और ताल छापर जो झील है वो है चूरू के अंदर। गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली ये ताल छापर चूरू को ही माना जाता है। और यहां पाए जाते हैं कृष्ण मृग जो है वो कहां पाए जाते हैं? ताल छापर के अंदर। फ से याद रखो फलोदी, और फलोदी में है। फलोदी कहां है भाई? फलोदी में। डेगाना झील याद रखोगे नागौर में। डेगाना झील जो है वो कहां याद रखोगे आप? नागौर में। और एक अंतिम और लास्ट बात जो है वो झीलों को लेकर आपको याद रखनी है। अगर प्रश्न आ जाए आदर्श लवणीय पार्क कहां लगा हुआ है? आदर्श लवणीय फार्म जो है राजस्थान में वो कहां है? लवणीय फार्म। आदर्श लवणीय जो फार्म बना हुआ है वह है आदर्श लवणीय फार्म जो वो नावा सिटी में। और नावा जो है वो कहां है? डीडवाना कुचामन में। पहले नागौर में थी और अब डीडवाना कुचामन जैसे जिला बना तो ये अब नावा उधर आ गई। ठीक है, आदर्श लवणीय फार्म पूछे तो आप क्या याद करोगे? नावा, डीडवाना कुचामन। तो देखो, खारे पानी की झीलों का इतना लंबा चौड़ा इतिहास है नहीं, इतना लंबा चौड़ा जो है वो पोर्शन है नहीं। अब राजा महाराजों ने जो झीलें बनवाई थी मीठे पानी की, क्योंकि अब राजा महाराजा मीठे पानी की इसलिए बनवा रहा है कि जनता का जो है वो लाभ मिल सके। खारे पानी से जनता को क्या लाभ मिलेगा?
अब हर जनता तो नमक तैयार नहीं कर सकती, यही बात है। लेकिन ये याद रखना है, खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी से जो नमक है वो पंचपदरा में, बस ऐसे याद रखना, जिसका नमक खाने की दृष्टि से अच्छा ना वहीं तैयार किया जाता है। क्लियर? तो बताओ आपको ये सारी क्लासें, हमने 5 क्लासें लगाई हैं झीलों की, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा ये टॉपिक देखने के बाद। जिस साथी जो आज वाली क्लास में आए हैं, तो मैं आपसे जो है वो विनती करूंगा कि आप एक बार ये सारी क्लासें देखें। बहुत हमने प्रयास किया आपको अच्छी तरह से जो है चीज़ें समेट कर बताने में। ठीक है, आगे और भी जो टॉपिक है वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। क्लास को लाइक करना और आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर ज़रूर लगाना, कमेंट करो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।